बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क SDGs AN की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.sdgsan.com इसको विजिट कर सकते हैं और एज अ वॉलंटियर या कोई भी किसी तरह से भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मिशन पर हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसमें रजिस्टर हो सकते हैं और इसमें एक आपका ब्राइट फ्यूचर है। इसमें आप एक लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हैं। इसमें आप अपनी बहुत सारी एफर्ट्स इनपुट कर सकते हैं और ये बहुत ब्रिलियंट एरिया है जिसमें पूरी दुनिया बल्कि यूनाइटेड नेशन का 2030 का जो एजेंडा है अब तो उसका फोकस और भी इस चीज़ पे बढ़ गया है जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल्स हैं उनको अचीव करना एक चैलेंज बनता जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। इस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इस कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करते हुए www.sdgsan.com और इसकी कंप्लीशन पे टेस्ट पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपको इनिशियली एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए एज अ मेंबर एज अ वॉलंटियर। वॉलंटियर के तौर पे, रिसर्चर के तौर पे, डोनर के तौर पे, एज अ पार्टनर काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन किसी मिशन पे करना चाहते हैं या आप कोई एडवाइस कर सकते हैं या हमें अपने टारगेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से अचीव करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो आप एज अ कंसल्टेंट भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है की कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। की कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल हैं जिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करती है और कुछ ऐसी सोच है, कोई ऐसे एरियाज हैं जिनका समझना जरूरी है एज अ कंसेप्ट। यानी कि आप समझें कि कोई भी आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बेसिकली आपके बैक एंड पे कंसेप्ट काम कर रहा होता है। क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके बैक एंड पे कोई फार्मूला होता है, कोई कंसेप्ट होता है, उसकी बेसिस पे उसको लेके चलते हैं। बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करती है। इसका अल्टीमेटली तस्वुर क्या है, सोच क्या है, किस बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एजेंडा जो है वो यूनाइटेड नेशन ने उसको इतनी प्रायोरिटी दी हुई है और वो कौन से उसूल हैं जिनके ऊपर अमल करके एक दुनिया के ऊपर अमन किया जा सकता है, दुनिया के जो रहने वाले हैं उनको उनका हक मिल सकता है और इवन के जो यूनिवर्स है उसको, जो अर्थ है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं और लिवेबल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स का और इन उसूलों का जानना भी जरूरी है और आज के इस सेशन में हमने कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पे ही बात करनी है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशनल यानी कि जनरेशन हमसे जो पहले की थी उसको हम 0 का नाम दे लेते हैं, हमारी जनरेशन 1 है, उससे आने वाली जनरेशन 2 है। तो जितनी भी जनरेशन है उनके अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये जो हर एक का हक है जिंदगी गुजारना और अच्छी जिंदगी गुजारना। हमारे वालिदैन ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे आबा अजदाद ने कोशिश की कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें, हर चीज हमें मुयस्सर हो, सहूलियात मुयस्सर हो और एक सेहतमंद हम जिंदगी गुजारें। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये आपको हमने पेरेंट्स की केयर से ये चीजें लर्न की है और हम में से जिनके बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि वो चीजें जो हमें मुयस्सर नहीं थी आने वाली नस्लों को वो मुयस्सर होनी चाहिए। तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो केयर का एलिमेंट है ये चलता जा रहा है और चलते रहना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो अपने औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत हमदर्दी रखते हैं तो उसका एलिमेंट एज अ दुनिया के तौर पे जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं सबको केयर करना चाहिए, ना कि एक किसी कल्चर के रहने वाले लोगों को ही सिर्फ केयर करनी चाहिए। ये इंटर जनरेशनल इक्विटी है, यानी कि हर एक को उसका हक मिलना चाहिए नस्ल दर नस्ल। दिस प्रिंसिपल एम्फिसाइजेज फेयरनेस बिटवीन जनरेशन, यानी कि जो भी नस्लें हैं उनके अंदर इंसाफ होना चाहिए। ये उसूल इस चीज पर जोर देता है। एंश्योरिंग रिसोर्सेज आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर, कि ये जो हमारे पास जराए हैं, रिसोर्सेज हैं, इनमें से कुछ को प्रिजर्व करना चाहिए फ्यूचर के लिए।
इट एडवोकेट्स, यानी ये जो प्रिंसिपल है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, ये इस चीज की वकालत करता है फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो भी कुदरती जराए हैं, कुदरती रिसोर्सेज हैं, उनका एक जो है वो सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, यानी इतना यूज करें कि एज अ होल उसकी जो मिकदार है वो डिस्टर्ब ना हो और जनरेशन टू जनरेशन मूव करती जाए। अगर हम ही सारी की सारी जो फ्यूल की रिसोर्सेज हैं उनको एग्जॉस्ट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो इट्स मीन कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर हम साफ पीने का पानी जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल करते जाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए पानी की नायाब हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये क्या कहता है, इट एडवोकेट्स फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पानी का इस्तेमाल भी हमें करना है, फ्यूल का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन इतना कि वो सस्टेनेबल यूज हो, आने वालों को भी मुयसर हो, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या है, इकोसिस्टम किससे बनता है, हमारे जो जानदार चीजें, जानदार जिसमें हम कहते हैं कि एनिमल भी हैं और प्लांट्स भी हैं। इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसा कि एयर है, सॉइल है, इसके अलावा सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें मिलके क्या है, इकोसिस्टम बनाती हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मौजूद रहना चाहिए, हम किसी चीज का इतना इस्तेमाल ना कर लें कि वो एग्जॉस्ट हो जाए और आने वाली जनरेशन के लिए ना बच सके। सो ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। अगला प्रिंसिपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री पिलर्स। जब भी कभी बात हो रही होगी, बहुत जल्दी आप इन चीजों को याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीन पिलर्स पे ज्यादा बेसिकली ये खड़ी होती है। गवर्नेंस को अगर हम चौथा पिलर कहें तो ये चार पिलर बन जाते हैं, लेकिन बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये तीन पिलर्स हैं, इनको इंटीग्रेट किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसेस, इनके इसके अंदर मुतवाजन चाहती है, हर कंट्री चाहता है कि उसकी आज की जो जीडीपी है आने वाले साल में उसकी जीडीपी और बढ़ जाए। सो ये क्या है, जीडीपी की जो परसेंटेज चेंज होती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करती है। फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट डेप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज पे ही तरक्की करेंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे, तो वो एक्चुअल तरक्की नहीं है, बल्कि जो आपके डेप्लीटेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे हट के जो रेजिलियंस आपकी अप्रोच है कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो डिप्लीट होने वाले हैं उनके अलावा आप अपनी जो तरक्की करेंगे वो रेजिलियंस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो फोस्टरिंग इनोवेशन, आप ऐसे इनोवेटिव सिस्टम लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए बगैर किसी नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किए हुए, यानी कि उनको खत्म ना करें, बल्कि आप इनोवेशन की तरफ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की तरफ जाएं, जिससे आपकी हर आने वाले साल में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला एजेंडा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के हवाले से या इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। दूसरा जो एजेंडा है या जो दूसरा पिलर है वो है सोशल इंक्लूजन। सोशल किससे निकला है, सोसाइटी से। सोसाइटी के अंदर कौन होते हैं, लोग शामिल होते हैं, उसमें कौन से लोग होते हैं, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सारे शामिल है। सो सोशली सबको इंक्लूड करें, कोई भी गांव का है, शहर का रहने वाला है या बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में रहता है या डेवलपिंग नेशन का एक मेंबर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जो उसका स्टेटस है, सोशली हर एक को इंक्लूड करें, प्रमोट करें इक्विटी की, यानी कि सब बराबर हैं, उनको हर एक को एजुकेशन का हक मिलना चाहिए, सबको सेहत का हक मिलना चाहिए, और एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मुनसिफाना तौर पर चीजों की तकसीम होती हो, हर एक को उसका ड्यू शेयर मिलता रहे। सो ये क्या है, सोशल इंक्लूजन। सोसाइटी के हर एलिमेंट को इंक्लूड करें, कोई भी सोशली पीछे ना रह जाए। इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को हमने मेंटेन रखना है, इसमें अंदर जानदार बेजान जितनी चीजें भी हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको एक लिवेबल प्लेस देने के लिए जो हम प्रोटेक्शन देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारी चीजें जानदार है, कुछ नबातात हैं, कुछ हशरात हैं, कुछ जानवर हैं, और कुछ फिर आगे जानवरों की आगे फिर अकसाम भी करते जाएं, फिर इंसान अल्टीमेटली अशरफुल मखलूकात में। सो ये सारी की सारी प्लान कर रहा है कि इन्वायरमेंट को आपने प्रोटेक्ट करना है हर उस एक्टिविटी से जो एक जो जानदारों के और बेजान चीजों की,
चीजों को मतलब रिस्क बन रहे हैं। जानदार को आगे फर्दर हम दो हिस्सों में तकसीम अगर कर लें तो एक नबातात हो जाएंगी, दूसरे जानवर हो जाएंगे। तो हर एक को हमने प्रोटेक्ट करना है। किसी भी तरह की स्पेसी है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, हमारे ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, टेम्परेचर हर साल उसके अंदर कितनी चेंज आ रही है। सो ये क्लाइमेट जो है हमारा एक लिवेबल, जो काबिल बर्दाश्त है होना चाहिए। और अगर इसमें कोई राइज होती है, चेंज होती है, तो उसको अडेप्टेबल करें कि जो दूसरी जनरेशन हैं, जो स्पेसीज हैं, मछलियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, और इसके अलावा शेर है, हाथी है, जो भी है, वो उसके मुताबिक अडेप्टेबल हो जाए, वो लिवेबल हो। उसके लिए इस तरह से चीजें करें कि वो अडेप्टेबल हो जाए अगर क्लाइमेट में चेंज आती है। अदरवाइज कोशिश करें कि क्लाइमेट की चेंज को रोका जाए, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। सो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इंक्लूजन और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, इस उसूल के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो खड़ी है और इसके दरमियान बैलेंस चाहती है। अच्छा, एक और उसूल है कि हम हर वो काम करेंगे जो हमारे क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशली इंक्लूजन के एलिमेंट को प्रमोट करती हो, जो इनके लिए रिस्क बनती हो, हमने उनको अवॉइड करना है। भले हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च मौजूद ना भी हो किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी हमने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एहतियात से चलना है, ताकि हम क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को जो खतरात हैं उनसे अवॉइड कर सके। एक्शंस शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल हार्म इवन इफ साइंटिफिक सर्टेनिटी अबाउट रिस्क इज लैकिंग। यानी कि साइंटिफिक सर्टेनिटी, यानी कि जो रिसर्च के साथ चीजें प्रूवन है, वो हमारे पास ना भी हो, तो जो रिस्क होगा उसको हमने कम से कम करना है। इट स्ट्रेसेस प्रोएक्टिव अप्रोचेस, यानी कि हम इस प्रिकॉशनरी उसूल को फॉलो करते हुए प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जाते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता हो, जिससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता हो, जिससे आपकी सोशल इंक्लूजन का एलिमेंट जो है वो पीछे जाता हो या उसको नुकसान होता हो, या फिर आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें डेप्लीटेबल रिसोर्सेज का ओवर यूज है, तो उनको भी आप अवॉइड करें। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है इसको भी फॉलो करना होता है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। एक्चुअली हमने अपने बिहेवियर को मोल्ड करना होता है और इसकी ही हमें जरूरत है। इसके बाद आ जाता है जी पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस। इसमें हर एक शामिल है और गवर्नेंस के निजाम को अगर बेहतर कर लिया जाए तो हर एक बेहतर रोल अदा कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से ये भी एक उसूल है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट at all levels is crucial for creating inclusive policies that address local and global challenges। यानी कि कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो एक खास एरिया के साथ होते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो ओवरऑल ग्लोबली चैलेंजेस होते हैं, पूरी दुनिया को उन मसाइल का दरपेश होता है, एक सामना करना पड़ रहा होता है। सो ये हमने पार्टिसिपेट भी करना होता है और गवर्नेंस का निजाम जो पूरी दुनिया के मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, वो मिलकर मुख्तलिफ कन्वेंशंस के ऊपर एग्री करते हैं कि हम अपने गवर्नेंस के सिस्टम को भी बेहतर करेंगे और सारे मिलकर इस निजाम को बेहतर करेंगे, जिससे हम अपनी जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, सोशली हर एक को मुंसिफाना हक मिल सके और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐसी हो जो रिजिलियंस हो, ना कि डेप्लीटेबल या जो ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर बल्कि ना हो, बल्कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, जो रिसोर्सेज आप यूज कर लें वो दोबारा से अपनी सूरत हाल को बहाल कर लें और किसी भी चीज में कमी ना आए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि ये अकेले एक मुल्क नहीं काम कर सकता, एक अकेला फर्द काम नहीं कर सकता, ये मिलकर अल्टीमेटली सबको जो है ये लेके चलना था। कोलैबोरेशन अक्रॉस कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन इज वाइटल टू एड्रेस इंटरकनेक्टेड इश्यूज सच एज पॉवर्टी, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। तो यही सस्टेनेबल SDG 17 जो है, 1 से लेकर 16 तक जाए तो 17 जो है वो कोलैबोरेशन की बात करती है, वो पार्टनरशिप की बात करती है कि ये काम जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये अकेले किसी ने नहीं करना, ये टीमें बनेगी, हर एक की ख्वाहिश होगी, अपना बिहेवियर चेंज करेंगे और हर कोई अपनी एफर्ट इनपुट करेगा और जो भी इस मामले पर या जो भी इस कोशिश के लिए काम कर रहा होता है उनको चाहिए कि वो कोलैबोरेशन करें, वो आपस में पार्टनरशिप करें और मिलजुल कर आगे बढ़े। इससे ही ज्यादा सिनर्जिकल इफेक्ट आएगा और बेहतर परफॉर्मेंस होगी, बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल इस पे काम करे।
इसके अलावा जो अगला प्रिंसिपल है वो है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो चीज बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। बेतरेक चीजों को ना तो बनाएं ना उनका इस्तेमाल करें। ये इस हवाले से इनकरेज रिसोर्सेज एफिशिएंसी, जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, उनका वेस्टेज ना करें। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड फोस्टिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी पे आप इम्पैक्ट मतलब करें। आप अल्टीमेटली आपको जो इन रिसोर्सेज का बेजा जो चीजों की प्रोडक्शन है, डेप्लीटेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, कोल हो गया, गैस हो गई, इसके अलावा फ्यूल्स हो गए। सो इनकी प्रोडक्शन को भी आप सस्टेनेबल हद तक रखें और इनको कंज्यूम भी ऐसे करें कि अल्टीमेटली आपकी जरूरत भी पूरी हो, लेकिन फिर भी इनकी जो अल्टीमेट रिसोर्सेज हैं वो इस हद तक हो कि बिल्कुल टोटली एंड ना कर दे। इस हवाले से आपका होना चाहिए। इसके अलावा पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, इसका मतलब है जो पोल्यूशन करने वाले हैं उनको चाहिए कि वो पे करें। वो इस उसूल पर काम होना चाहिए। जो ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है या क्लाइमेट के लिए रिस्क बन रहा है या इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, उसको पेनल्टी होनी चाहिए, उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। और जो ख्याल करने वाले हैं, जो क्लीनर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनको थोड़ा टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। होल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन अकाउंटेबल, यानी जो पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं उनको अकाउंटेबल ठहराएं फॉर मिटिगेशन का, ताकि इस जो असर को, वो जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, उस असर को पूरा करने के लिए इंसेंटिवाइजिंग क्लीनर प्रैक्टिसेस, जो क्लीनर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करें, या फिर जो एक एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं उसकी बदला जो है वो किसी और को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं, उनको आप इंसेंटिवाइज करें ताकि उस डैमेज को कंपनसेट किया जा सके। सो जी, अगर हम पूरी दुनिया के हवाले से इंपॉर्टेंस की बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है और रेलेवेंस रखता है, वन बाय वन हम कवर करते हैं। सबसे पहले तो है क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है, अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए कोशिश है कि जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं, टेम्परेचर अगर मैक्सिमम गर्मियों में जाता है जी 41 पे, तो 42-3 पे जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारी डेथ होंगी, बहुत सारे जो जानदार हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया उनके लिए, ये जमीन जो उनके लिए लिवेबल प्लेस नहीं रहेगी। और बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो डैमेज होगा, जिससे कई सारे ऐसे हशरात हैं जो ऐसे काम करते हैं जो हमारी इकोसिस्टम है, लाइफ का जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। कई सारी ऐसी चीजें डेंजरस होती हैं इंसान की जिंदगी के लिए, जो वो हशरात उसको निगेट करते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। यानी हमारे लिए जो चीज रिस्की होगी वो दूसरे हशरात उसको इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पे। और वो जो एग्जॉस्ट करते हैं, जैसा कि पौधे हैं, वो एग्जॉस्ट क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का जो एस्पेक्ट है उसको मेंटेन रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो जो एक्शंस होते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो एक फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करें, उनको कंट्रोल किया जाए, मिटिगेट किया जाए। With global temperatures rising, sustainable development strategies are essential to reduce greenhouse gas emission, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ओजोन के लेयर को खराब करते हैं, उन सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो हम ऐसे जराए से इस्तेमाल करते हैं कि वो जराए दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि वाइंड से अगर आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं, पावर बना रहे हैं, तो वो रिन्यूएबल है, वो उसके जो हवा है उसका दोबारा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि सोलर पैनल्स जो हैं जिनसे हम बिजली बना रहे हैं, तो वो सनलाइट तो वैसे ही आती है, उससे किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की डेप्लीशन नहीं हो रही, कोई इस्तेमाल इस तरह से नहीं हो रहा कि वो अब खत्म हो जाएगा। सो दूसरे नंबर पे है पॉवर्टी एलिविएशन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडाज में से या इसकी रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस अल्टीमेटली क्या है, इसका मिशन है कि गुर्बत का खात्मा करना by creating equitable economic opportunities and ensuring resources access. Sustainable development contributes to reducing global poverty. तो sustainable development का जो एजेंडा है वो अल्टीमेटली इस पे काम कर रहा है कि ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म किया जाएगा, कम किया जाएगा।
इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो है ग्लोबल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए काम करेगा, लोगों की सेहत का ख्याल रखना, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। द फोकस ऑन क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड रिड्यूस्ड पोल्यूशन इनहेंसेस हेल्थ केयर आउटकम्स वर्ल्ड वाइड। तो ये पूरी दुनिया में ये वो फैक्टर्स जो हमें एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, एक सेहतमंद जिंदगी दे सकते हैं, उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा जो है वो मुतहर्रिक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि दुनिया पर या आप ये कह जमीन पर जो हयात मौजूद है, वो हशरात हैं, वो नबातात हैं, वो इंसान है, उसको प्रिजर्व करना। हर स्पेसी, हर तरह की जो नस्ल है, परिंदों की, चरिंदों की, नबातात की और इसके अलावा हैवानात की, आपके हशरात की, सबको प्रोटेक्ट करना ताकि एक इको बैलेंस जो है वो लाइफ का इकोसिस्टम जो है वो चलता रहे। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम इंश्योर्स रेजिलियंस टू इन्वायरमेंटल शॉक्स, ताकि इन्वायरमेंट के अंदर शॉक्स ना आए, एंड मेंटेन एसेंशियल सर्विसेज लाइक पोलिनेशन एंड वाटर फिल्ट्रेशन। तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा जो है वो काम करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो मुल्क हैं, आवाम है, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो एक रेजिलियंस वे से तरक्की करें, ना कि डेप्लीटेबल नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अमल करते हुए उसको एग्जॉस्ट कर लें। सस्टेनेबिलिटी प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन डेप्लीटेबल रिसोर्सेज। इसके बाद फर्दर आता है जी कि ग्लोबल एग्रीमेंट्स एंड फ्रेमवर्क। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो एक मिशन है, ये अलाइन करता है जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स हुए हैं या जो फ्रेमवर्क अब तक यूनाइटेड नेशंस के जेर साया बनाए गए हैं या यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के नीचे मुख्तलिफ कन्वेंशंस किए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलायंस, जब भी कभी एसडी का इस्तेमाल अब यूज होगा तो आपने एसडी से मुराद सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेना है। एसडी अलायंस विद इनिशिएटिव्स लाइक United Nations Sustainable Development Goals, which provide a roadmap for addressing global challenges by 2030। तो ये 2030 का जो एजेंडा है उसको ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुश्किल हालात आते हैं, क्राइसिस की प्रिपेयरनेस के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक एजेंडा है वो प्रमोट करता है कि जब कभी टेम्परेचर के अंदर राइज हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, इन्वायरमेंट या सोशल कोई क्राइसिस हो, तो उसके लिए कैसे अडेप्टेबिलिटी करनी है, कि उससे निकलने के लिए कैसे लोगों को एक जो है वो साजगार माहौल प्रोवाइड करना है फौरन से, उसकी भी एक तैयारी होनी चाहिए। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस में एक बहुत बड़ा एजेंडा है डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, या जो रिस्क है डिजास्टर का और उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। सस्टेनेबल पॉलिसीज बिल्ड रेजिलियंस to economic, environmental and social crisis, fostering adaptability in uncertain time। यानी कि जो गैर यकीनी सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना कि इस तरह की सूरत है। अब हम मकानों में रहते हैं, एक मुनासिब अब हवा में रहते हैं, लेट्स सपोज क्लाइमेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो हम कैसे रहेंगे, इसके लिए एक साजगार माहौल होना चाहिए। अगर कोई जलजला आता है तो घरों के बगैर लोगों को रहना पड़े, तो उनके लिए टेंट्स वगैरह कैसे प्रोवाइड करने चाहिए, उनको कैसे अडेप्टेबल करना है ताकि वो एक मुश्किल सूरत हाल में भी सर्वाइव कर जाए। सो ये अडेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट है अनसर्टन टाइम्स के लिए। अगर आज के टॉपिक को हम कंक्लूड करें कि कंसेप्ट क्या थे और उसके प्रिंसिपल्स कौन से थे और अल्टीमेटली ये जो एक नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैसे थी, उनकी रेलेवेंस कैसे बनती है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बोथ फ्रेमवर्क एंड नेसेसिटी। यानी कि एक ये फ्रेमवर्क, एक कानूनी तौर पे जो फ्रेमवर्क एक यूनाइटेड नेशन बना, उसके साथ साथ ये एक जरूरत भी है फॉर अचीविंग अ बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल ग्लोबल फ्यूचर, कि नस्लों के लिए एक मुनसिफाना जो एक बेहतर मुस्तकबिल हासिल करना एक जरूरत भी है, और एक ये फ्रेमवर्क के जरिए से भी आता है। इट्स प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एक्शनेबल गाइडेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो उसूल हैं ये हमें एक क्या मुहैया करते हैं, ऐसी हिदायत जिनको हम अमल करते हुए एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज, यानी कि जो दुनिया के बड़े मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, एंश्योरिंग द वेलबीइंग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, के हमारी जो मौजूदा नस्लें हैं और आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए हम बेहतर मुस्तकबिल कैसे छोड़ सकते हैं। सो ये एक फ्रेमवर्क भी है, ये एक जरूरत भी है, और ये एक एक्शनेबल गाइडलाइंस का भी एक पूरा मजमुआ है जिस पर अमल करते हुए हम इस दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक उनको बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं।
सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको अगेन रिमाइंड करेंगे कि आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर को सस्टेनेबल बना सकते हैं। ये एक अकेला नहीं है, बल्कि एक टीम एफर्ट है जो मिलकर हमें करनी है। तो आप हमारी टीम का लाजमी हिस्सा बने और आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है, आप पार्टली, फुल टाइम या ऑनलाइन या जैसे भी आप हमें ये अपनी पोटेंशियल दे सकते हैं, तो हमें इसकी अशक जरूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।